क्योंकि आज हम दर्द की बात कर रहे हैं, तो ठंडियों में एक समस्या है, वो है घुटनों में दर्द, जो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है और ना सिर्फ ओल्ड एज में बल्कि अब यंग जनरेशन की ये परेशानी बन चुकी है। तो घुटनों के लिए आप अलग से बता दीजिए वो 5 आसन हम कौन कौन से कर सकते हैं जिससे हमारे घुटनों का दर्द हो ही ना। तो एक तो ये गोमुखासन करने वालों को कभी घुटनों में दर्द नहीं होगा, कभी वात रोग ही नहीं होगा। ये तो दोनों तरफ से आप ही कर लो और मीनाक्षी जी भी कर लेंगे। एक तो ये, दूसरा घुटनों के लिए एक तो ये ऐसे, ये अभ्यास है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे घुटनों को ऐसे ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे ऐसे, तो ये घुटनों के लिए अच्छा है। एक ये है, देखो घुटनों को ना ऐसे खींचा और छोड़ा, ऐसे ऐसे ये। और जिनको घुटनों में दर्द है थोड़ा थोड़ा ऐसे किया करें। और जो बचपन से ही ऐसे ये बैठक लगाते रहेंगे ना ऐसे ऐसे, और उल्टे लेट करके जो है ये जो ऐसे करते हैं नहीं, ये भी घुटनों के दर्द के लिए बड़ा अच्छा होता है। ऐसे ऐसे एक एक पैर से, दोनों पैरों से मकर आसन, ऐसे ऐसे ऐसे। एक ये घुटनों के लिए है कि आप ऐसे पैरों को आगे पीछे दबाते हैं और ये घुटनों का ऐसे खींचते और ढीला छोड़ते हैं। जिनको अत्यंत वात रोग हो उनको उपवास के साथ साथ एक तो पानी को जलोपवास करें, और उपवास के दरमियान एलोवेरा और गिलोय ले ले। एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजात, सहजना, 5 में से 2-3 चीजें जो भी मिल जाए, नहीं तो एलोवेरा और गिलोय लेते रहे और 3 दिन तक इसी पानी पर उपवास करें और फिर 3 दिन खाली उठने का दूध ही ले। इस तरह से अपने एक डाइट प्लान कर लें तो 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने में सभी का जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, बहुत तरह के उपद्रव हैं, यही जब बिगड़ जाते हैं तो सियाटिका, फिर लोमस स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, फिर एसएलईएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज तक, ये जो फिर आगे और वात रोग बिगड़ जाते हैं तो पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया हो जाते हैं, तो उसमें ये भी कंपवात भी एक तरह का वात रोग ही है, जो हाथ ऐसे ऐसे कांपने लगते हैं। तो इसमें सूक्ष्म व्यायाम के साथ फिर हम इम्यूनोग्रिट गोल्ड, न्यूरोग्रिट गोल्ड, ये एक एक गोली दे देते हैं, ओमेगा दे देते हैं, और साथ में जो है योगराज, महायोगराज गुगुल, इस पर तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेमोरी रिसर्च पेपर भी पब्लिश करा है। और जिनके कार्टिलेज घिस जाते हैं उनको हमने देखा 2 महीने के अंदर कार्टिलेज वापस आ जाते हैं। न्यूट्रिला ऑर्थोकेयर 1-1 चम्मच खिलाते हैं, पेडानिल गोल्ड देते हैं, अंदर के घिसे हुए कार्टिलेज वापस आ जाते हैं। बाकी घुटनों के लिए स्वामी जी देखिए, आपने कार्टिलेज का जिक्र तो खुद ही कर दिया, छूट गया हो तो और ले लो। नहीं, आपने तो कार्टिलेज घिसने का जिक्र खुद ही कर दिया स्वामी जी, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ जिनके घुटने खराब होते हैं उनके लिए तो चलिए समस्या है, समझ में आती है कि उम्र बीतने के साथ साथ ये कुछ चैलेंजेस हैं, वो हर बुजुर्ग के सामने आते हैं। लेकिन जिनके 35 साल की उम्र में कार्टिलेज घिसने लगे हैं, घुटने जवाब देने लगे हैं, पहले तो उसका कारण क्या है और फिर उसका निवारण क्या? तो इसमें मीनाक्षी जी, जो लोग प्रोटीन पूरा नहीं लेते, प्रोटीन से कार्टिलेज बनते और हड्डियां कैल्शियम से निर्मित होती हैं। तो हड्डियों के लिए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, चाहे मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी और न्यूट्रिला बोन हेल्थ से लेकर के सिंघाड़ा, चौलाई और कोदो, रागी, बाजरे का आटा, एटीएम की सब्जी है। अच्छा, अब ये कार्टिलेज के लिए ना, इसके लिए प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन में सबसे अच्छा होता है स्पिरुलिना। तो ये स्पिरुलिना पहले बहुत महंगे देती थी एमएनसीज, अब ये भी हमने न्यूट्रिला स्पिरुलिना नेचुरल उपलब्ध करा दिया, बहुत सस्ता सा, अफोर्डेबल प्राइस में। दूसरा, इसके लिए सबसे अच्छा होता है दालें, लेकिन दालें ज़्यादा खाने से वायु करती हैं, और सबसे अच्छी दाल होती है मूंग की दाल छिलके वाली। उड़द की दाल और चने की दाल थोड़ी सी वायु कारक होती है, उसको कम खाया करें। दूसरा, दूध, दही, छाछ आदि शुरू से खाते रहेंगे तो ये नहीं हो, कार्टिलेज अच्छे रहेंगे। फिर इसमें जो बड़ी होती है ना, सोया बड़ी, जो न्यूट्रिला, बड़ी का नाम ही पहले लोग न्यूट्रिला समझते थे, ऐसा पूरा, तो जो सोया बड़ी बहुत अच्छी होती है। सोया का दूध भी बहुत अच्छा होता है। वैसे तो अखरोट का खाना, अखरोट से कार्टिलेज अच्छे बनते हैं, तो अखरोट का खाना अच्छा रहता है। तो अखरोट खा लिया करें। हम भी अखरोट यहाँ जो इसीलिए भिगो करके रखते हैं, ये खाली प्रदर्शन के लिए नहीं रखते, ये सच में उसके लिए लाभप्रद होते हैं। तो अखरोट ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। और कपालभाति रोज करते रहें तो अपने आप जो आप डाइट में लेते हो प्रोटीन वो एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके अंदर आजकल वो सब्जी भी आती है ना, एक
क्या बोलते हैं उसको, फफूंद जैसी, मशरूम। मशरूम। मशरूम में भी प्रोटीन अच्छा होता है। तो पहले तो लोग उसको बड़ा ऐसे सूख सी आती थी उससे, आजकल लोग थोड़ा खाने लग गए, लेकिन वो भी अच्छी होती है उसके लिए। सबसे अच्छा होता तो दूध में हल्दी शिलाजीत ले लो, कार्टिलेज कभी नहीं घिसेंगे, और थोड़ा मसाज करते रहो पीड़ांतक तेल से या पीड़ांतक या इससे ऑइंटमेंट से, और ज़्यादा ही दर्द हो जाए तो फिर पीड़ानिल जो स्प्रे है ना, इसको छिड़क देते हैं, ये तो एकदम से लाभ करता है। खैर, तो लगता है कपालभाति अनुलोम विलोम पूरा करते रहेंगे तो कार्टिलेज नहीं घिसेंगे फिर जी। स्वामी जी अगला तो विषय घिसे पे भी वापस जी रिपेयर हो जाते हैं, ये भी खास बात है, चेंज नहीं करने पड़ेगा जरूर। बिल्कुल। और नौबत ऐसी आ जाती है कि डॉक्टर नी ट्रांसप्लांट के लिए भी कह देते हैं, लेकिन तमाम जो छोटे छोटे आप उपाय उससे बताते हैं तो लोग ठीक हो सकते हैं। स्वामी जी, अगर हम हाल ही की एक स्टडी की बात करें तो आर्थराइटिस और माइग्रेन में भी कनेक्शन देखा गया है। जिन महिलाओं को माइग्रेन था उन्हें आर्थराइटिस भी था, ऐसा क्यों है और इसके दोनों से बचने का क्या उपाय है स्वामी जी, कैसे बचा जा सकता है इनसे? जब बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है तो आर्थराइटिस हो जाता है। वात रोग कब होंगे? जब वात का परिभ्रमण, वात का संचरण शरीर में ठीक नहीं होगा तो वात रोग होंगे। और मैंने कहा उसकी उत्पत्ति मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर चक्र से होती है। और जब ब्रेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो फिर माइग्रेन हो जाता है। तो माइग्रेन पेन के लिए तो बादाम रोगन नाक में डालें, मेधावटी और मेमोग्रेट एक एक गोली खा लें, मेधा क्वाथ पी लें, और ये अनुलोम विलोम करें। बादाम अखरोट रात को भिगो करके, अथवा ऐसे ही, अभी तो सर्दियां हैं तो बिना भिगोए खाएंगे तो फिर गर्मी भी पूरी मिल जाएगी। तो बादाम और अखरोट खाया भी करें। और बादाम का तेल और ये जो अखरोट का तेल भी है ना, हमने बादाम रोगन भी लोगों को उपलब्ध कराया और ये अखरोट का ऑयल भी उपलब्ध कराया। तो बादाम रोगन या अखरोट का ये तेल जो है ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। वॉलनट ऑयल बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। जैसे उसको जो है बादाम आलमंड ऑयल या ये जो है वॉलनट ऑयल, इसको नाक में डालें और इसी की थोड़ी सिर में मालिश कर लिया करें और ये अनुलोम विलोम कर लिया करें। स्वामी जी, आपने देखिए अनुलोम विलोम का जिक्र किया तो इसी से जुड़ा हुआ अगला विषय भी है एनिमा भी दे देते कि प्राणायाम क्या आर्थराइटिस में फायदेमंद है या नहीं, क्योंकि जिनसे कुछ नहीं होता स्वामी जी आप हमेशा ये कहते हैं वो प्राणायाम ही कर ले, लेटे लेटे कर ले, बैठे बैठे कर ले, चेयर पर बैठ जाएं, तो प्राणायाम के क्या क्या फायदे? 100% लाभप्रद होता है मीनाक्षी जी प्राणायाम। प्राणायाम तो कपालभाति और अनुलोम विलोम दो ही कर लिए जाए। मैंने कहा ना जिनके हाथ टेढ़े मेढ़े हैं तो ऐसे हाथों को पैरों को ऐसे ही कुर्सी पर बैठ के लेट करके ही कर ले तो टेढ़े मेढ़े हाथ भी सीधे हो जाते हैं। भस्त्री का 1 से 2000 बार, कपालभाति 5 से 10,000 बार, यह अनुलोम विलोम 1 से 2000 बार करा करके मैं पिछले 30-35 सालों से, जिनको आर इफेक्ट की पूरी दुनिया में बोला जाता है, एक बार पॉजिटिव आ जाए तो नेगेटिव नहीं हो जाता। आर इफेक्ट, CRP, ANA, AVN, HLB27, ESR, यूरिक एसिड एक बार बढ़ जाए तो फिर बोले ये घटते ही नहीं और जिंदगी भर परेशान करते ही, नेगेटिव नहीं आते। तो मैंने पॉजिटिव से नेगेटिव किया, 100 से लेकर के 2-2 हज़ार जिनका आर इफेक्ट बढ़ गया था, CRP बढ़ गया था, उनको भी ठीक किया। इसमें गोखरू का पानी और जो है ट्राई घनवटी बड़ी ज़बरदस्त लाभ करती है। तो ये प्राणायाम तो रामबाण है। प्राण के कमजोर पड़ने से ही, प्राण माने वात रोग होते, तो वात रोगों का तो ब्रह्मास्त्र है प्राणायाम।